जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। सब बहुत मुतासफ और गमज़दा से थे। घर में खामोशी ने सोगवारियत तारी की हुई थी। अगले रोज कुल थे घर में, कुछ करने के बजाय ताया और अब्बा ने वही किया था जिसका रिवाज आजकल इस्लामाबाद में चल निकला था। तमाम अजीज़ व अक़ारब को किसी 5 स्टार होटल में डिनर के लिए फैमिली वाउचर्स दिए गए थे कि वे वहाँ ख़ानदान जाकर डिनर करें और मरहूम के एसाल सवाब के लिए दुआ करें। इस्लामाबाद में कभी कभी ऐसा लगता कि इस्तांबुल बनता जा रहा है। इससे ये हुआ कि लोगों के सवाल और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने से ताया और अब्बा महफूज रहे। मगर हया ने सोचा ज़रूर कि ताया फुरकान के इस्लाम को अब क्या हुआ। फातिमा फ़ोन सुनने उठी तो वो काफ़ी का कप लिए फुप्पो के पास आ गई। वो अकेली बैठी थी, खामोश, थकी हुई। एक सफ़र था जो तमाम हुआ, एक मुशक्क़त थी जो ख़त्म हुई। थैंक यू बेटा। उसने कप बढ़ाया तो वो चौंकी, फिर भीगी निगाहों से मुस्कुराई और कप थाम लिया। तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं सकी। शर्मिंदा मत करे फुप्पो, मेरी ही गलती है। मैंने सोचा जहान को मेरा मैसेज मिल गया होगा और वो आपको बता देगा। एक मुबहम सी वजाहत देकर वो अपना कप लिए उनके साथ आ बैठी। नहीं, वो कह रहा था तुम बगैर बताए चली गई हो। बहुत परेशान था, शायद कहीं कोई गलतफहमी हो गई है। वो आया क्यों नहीं? सरसरी से अंदाज में उसने पूछ ही लिया। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, जैसे फैसला न कर पा रही हूं कि वो कितना जानती है। वो तुर्की से बाहर गया हुआ था, फ्लाइट का मसला था, कुछ अभी 1-2 रोज में आ जाएगा। फिर आपको तो बहुत मुश्किल होगी अकेली सब कुछ मैनेज करना। हया, मैंने सारी जिंदगी बहुत सब कुछ तन्हा ही मैनेज किया है। मेरे साथ तब भी कोई नहीं था जब मैं और मेरा बेटा जलावतनी काट रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। और अब तो मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ कि अपने मसले हल करने के लिए मुझे अपने खानदान के मर्दों के सहारे की जरूरत नहीं रही। वो बस उनको देखे गई। उनके चेहरे की लकीरों में बरसों की मुशक्कत की दास्तान थी, जिसे पढ़ने की आंख हया के पास नहीं थी। तुम्हें भी इतना ही मजबूत बनना चाहिए। उनकी आखिरी बात पे बेइख्तियार वो चौंकी थी। या ये माँ बेटा बाज औक़ात कितनी मुबहम बातें कर जाते हैं। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज सीटी की तरह उसकी समाअत में गूंजी। काफी देर बाद उसने भारी पपोटे बेमुश्किल उठाए और अंधेरे में जलते बुझते रोशनी के मिनबक की तरफ देखा। मोबाइल। बदवक्त उसने बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठाया। जहान कॉलिंग। उसकी सारी नींद उड़ गई। रात के 3 बज रहे थे। वो एकदम उठ बैठी और कॉल पिक की। सारी नाराज़ी रात की खामोशी में तहलील हो गई थी। जहान। उसकी आवाज़ अभी अभी नींद से बोझल थी। हया। वो धीमी आवाज़ में कहता जरा रुका। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? बैकग्राउंड के साथ टेक लगाते हुए उसने रिमोट उठाकर एसी ऑफ किया। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। फाइन, तुम सो रही थी? हाँ, इस वक्त मैं फुटबॉल तो खेलने से रही। उसने सोचा मम्मी सो रही हैं, जाहिर है उठाऊं उन्हें। नहीं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मामू है या ड्राइवर? वो जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अब्बा और अम्मा शाम में लाहौर गए हैं, कोई फौतगी हुई थी, सुबह ही आ जाएंगे। क्यों? वो एकदम चौंकी। तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे तुम्हारे घर का रास्ता मालूम नहीं है। तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओह हाँ, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो लहाफ फेंक कर तेजी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर अब्बा के साथ गया था, वैसे भी वो पार्ट टाइम था। ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें खाली पड़ी थीं। अभी रात बाकी थी। एयरपोर्ट पॉल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पे पहुंचकर उसने जहान को कॉल करके आने का पैगाम दिया। उसका तुर्की नंबर रोमिंग पे था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाज़ा खोल कर फ्रंट सीट पे बैठा। एक चमड़े का भूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम अस्सलाम। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए हया ने जरा रुकी, जरा निगाह फेर कर उसे देखा। वो सियाह पेंट पे आधे आस्तीन वाले ग्रे टी शर्ट पहने हुए था। वहीं माथे पे गिरते जरा बिखरे बिखरे बाल। एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में उसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। वो इसे पहले से जरा कमजोर लगा। उसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी वह फर्क वाज़ा था।
कार सड़क पे रवां दवां थी, दोनों खामोश थे। आखिरी मुलाकात का बोझलपन और तनाव अभी दरमियान में हाल था। मम्मी उठी तो नहीं? नहीं, वो जरा देर को रुकी। तुम आए क्यों नहीं? सब पूछ रहे थे। मसरूफ था। वो गर्दन जरा तिरछी किए बाहर वीरान अंधेरी सड़क को देख रहा था। वो खामोश हो गई। कहने को जैसे कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे पहले कब्रिस्तान ले जा सकती हो? हया ने सर हिला दिया। कब्रिस्तान घर से जरा दूर ना था। जल्दी ही वो पहुंच गए। बाहर नीला सा आसमान छाया था। सवाले निशान की सूरत बने 7 बहन भाई सितारे आसमान पे चमक रहे थे। फूफा की कब्र आपकी दादा की कब्र के साथ ही है, हया ने उससे बताया। अहाते में जहान के वालिद और दादा की कब्रें दाखिली दरवाजे के साथ ही एक तरफ थीं। एक दरख्त उसके दादा की कब्र पे साया कर रहा था। वो सीने पे बाजू लपेटे कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पे ही खड़ी हो गई। यहाँ से वो जहान को बेआसानी देख सकती थी। जहान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दोनों कब्रों के पास आया, फिर धीरे से वो सिकंदर शाह की कब्र के सामने पंजों के बल बैठता गया। दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अब वो दुआ मांग रहा था। हया उसके अकब में थी, सो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। दुआ के बाद वो काफी देर सर झुकाए एक पंजे के बल कब्र के सामने बैठा रहा। उंगली से वो मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। फिर जब वो उठा तो हया जाने के लिए पलट गई। घर आकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हया ने आहिस्तगी से लाउंज का दरवाजा बंद किया और 2 उंगलियों से नकाब नीचे खींचते हुए उतारा। तुम आराम कर लो, मैं ऊपर कमर दिखाती हूँ, वो अजनबी से अंदाज में कहती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जहान खामोशी से उसके पीछे ऊपर आया, दस्ती बेग हाथ से पकड़कर कंधे पे डाल रखा था। हया दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। साफ सुथरा सा गेस्ट रूम। कुछ खाओगे? उसने चौखट पे खड़े किसी रस्मी मेजबान के लहजे में पूछा। जहान ने बैग बेड पे रखा और साथ बैठा। बस एक कप चाय, मेरे सर में दर्द है। वो झुककर जॉगर्स के तस्मे खोल रहा था। वो उल्टे कदमों वापस पलटी। चंद मिनट बाद जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाई। वो बेड पे नीम दराज आंखों पे बाजू रखे हुए था। चाय उसने कप साइड टेबल पर रखा। वो हिला तक नहीं जहान, मगर वो सो चुका था। हया की निगाहें उसके पांव पर फिसलीं। जोगर्स के तस्मे खोल चुका था मगर उतारे नहीं। पता नहीं क्यों उसे तरस सा आया। शायद वो थका हुआ था, शायद बीमार था। उसने एसी ऑन किया और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। सुबह देर से उठी, लाउंज में आई तो फातिमा और फुप्पो चाय पी रही थी। 11 बज चुके थे। नूरबानो मेरा नाश्ता। नूरबानो को पुकार कर वो उनके पास आ बैठी। फातिमा लाहौर वालों का तस्करा ही कर रही थी। आप लोग कब आए? सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। तुम सो रही थी, फातिमा मुस्कुरा कर कहने लगी। अच्छा। जहान उठ गया? हया की निगाह सीढ़ियों के ऊपर फिसली तो यूं ही लबों से निकला। वो दोनों एकदम उसे देखने लगी। जहान? ओह! वो एकदम सीधी हुई। वो सुबह पहुंच गया था, ऊपर कमरे में है। आपको नहीं पता चला? नहीं, वो आ गया। सबीन सिकंदर के चेहरे पे एकदम सी चमक उभरी, खुशगवार सी हैरत। वो बाप के जनाजे के तीसरे दिन पहुंच रहा है, मगर इधर कोई नाराजी नहीं। जी मैं देखती हूँ। वो खुद ही उठ आई। ऊपर उसके कमरे का दरवाजा खोला तो यखबख्ता हो चुका था। एसी तब का ऑन था। उसने जल्दी से एसी बंद किया और पंखा चला दिया। जहान उसी हालत में जूतों समेत लेटा था, आंखों पे बाजू रखे। वो शायद नींद में भी किसी को अपनी आंखें पढ़ने नहीं देता था। तपाई तपाई पे धरी चाय ठंडी और पुरानी हो चुकी थी। सोचा उठा ले, फिर ख्याल आया कि रहने दे, उसको पता तो चले कि वो उसके लिए चाय ले आई थी। वो दोपहर के खाने तक भी नहीं उठा। पप्पो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सो उसके उठने का इंतजार कर रही थी। सहपहर में ज़ारा आ गई। मौसम अच्छा था। दोनों ने शॉपिंग प्लान कर ली, मगर जब वो अबाया पहनकर बाहर आए तो फिर से एक्शन रिप्ले शुरू हो गया। तुमने अबाया कब से लेना शुरू कर दिया? वही हैरत, सवाल, तफ्तीश, तशवीश। एक लंबा और जामे सा जवाब देकर भी उसे लगा कि ज़ारा गैर मुतमईन है तो गैर आरामदह भी। शॉपिंग करते, जूते देखते, कपड़े निकलवाते और फिर आखिर में राहत बेकर्स के सामने पार्किंग लॉट में बैठे स्कोप का स्लेश पीते हुए ज़ारा बार बार एक गैर आराम निगाह उस पे डालती जो पूरे एतमाद से अबाया और नकाब में बैठी स्लेश पी रही थी। यार चेहरे से तो उतार दो। ज़ारा मेरा न दम घुट रहा है न ही मरने लगी हूँ। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अगर तुम नहीं हो तो बताओ। वो एकदम बहुत संजीदगी से कहने लगी। वो हया सुलेमान थी। वो आयशे गुल की तरह हर बात नरमी से सह जाने वाली नहीं थी। जब वो अपने ज़मानी जाहिलियत के लिबास पे किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी तो अब नकाब पे क्यों किसी को बोलने दे? सिर्फ हिजाबी लड़की सब्र क्यों करे? उसकी राय में बहुत ज़्यादा चुप रहने को भी कमज़ोरी समझा जाता था। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। ज़ारा ज़रा बौखला गई थी।
وہ सर झिड़क कर स्लैश पीने लगी। बाहर पार्किंग लॉट में चंद माह पहले के मनाजिर अब भी रकम थे। डोली उसे सबसे पहले उसी जगह पे मिला था। मेजर अहमद यानी पिंकी से मिलकर जो उसे उलझन हुई थी कि वो पिंकी कैसे बना, अब वो ख़त्म हो गई थी। वो तो उसके जॉब का हिस्सा था। पता नहीं वो बात पहले क्यों नहीं समझ सकी। वो वापस आई तो दिल ज़रा बोझल था। ज़ारा और उसका मदार अब मुख्तलिफ हो गया था। पता नहीं डीजे अगर होती तो कैसा रद्द अमल देती। अब अजनबी का टेक जो पेशानी पे लग गया था। लाउंज में सब बड़े बैठे थे, ताया ताई, अब्बा अम्मा, पप्पो और सामने एक सोफे पे बैठा संजीदा सा जहान। वही सुबह वाले कपड़े मगर बाल गीले थे। शायद अभी अभी फ्रेश होकर नीचे आया था। वो सलाम करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पे पहुंचकर उसे लगा कि वो उसे देख रहा है। उसने बेख्तियार पलट कर देखा। जहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जह था। वो उसे नहीं देख रहा था। वो सर छिटक कर अंदर आ गई। दोबारा उसकी जहान से मुलाकात रात की खाने पे हुई। वो जरा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था। अब्बा मरकजी कुर्सी पे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ थी। जहां ने जो कुर्सी खींची वो हया के बिलमुकाबिल थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। वो भी यही कर रहा था, बल्कि वो तो शायद हमेशा से यही करता आया था। कितनी छुट्टी है तुम्हारी? अब्बा खाने के दौरान पूछने लगे। वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला, कुछ कंफर्म नहीं है। छुट्टी कैसी? वो अपना रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। उसने तलखी से सोचा। एक डेढ़ हफ्ता तो हूँ, फिर सोचा चला जाऊँ। मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूंगा। हया ने चौंक कर सर उठाया। फुप्पो अब आप यहीं रहेंगी? उसके चेहरे पे खुशगवारी सी हैरत उमड़ आई थी। सबीन फुप्पो ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिला दिया। सिर्फ सिकंदर के लिए वहां थी, अब उधर इधर रहने का जवाज नहीं है। तो जहान अब भी यहीं शिफ्ट हो जाओ। फातिमा ने जरा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नज़र सुलेमान साहब को देखा। वो भी जरा उम्मीद से जहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश। और अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यही घर है सबीन का। जहान हल्का सा मुस्कुराया। वो पूरे दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। रहने दे मम्मी, मेरे नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। उसकी आवाज़ में कुछ था कि हया हाथ रोककर उसे देखने लगी। वो सर झुकाए खाना खा रहा था, मगर चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही चमक थी जो वो कभी कभी उसके चेहरे पे देखा करती थी, खास मौक़ों पे, खास बातों पे। खैर, कभी वो उसकी वजह भी जान ही लेगी। वो धीरे से सर झटक कर खाना खाने लगी।